हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, प्रवक्ता भूगोल विभाग, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, आज हम आपको भौतिक भूगोल पढ़ाएंगे और भौतिक भूगोल में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये भौतिक भूगोल का ही एक महत्वपूर्ण शाखा है और हमें सबसे पहले भूगोल शब्द के विषय में जानना चाहिए। भूगोल है क्या, भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले भूगोल को जानेंगे। भूगोल है क्या? भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। भू शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल आप लोग जानते ही हैं, गोल अर्थात पृथ्वी गोल है। और जो विषय हमें ये बताया कि पृथ्वी गोल है वही भूगोल है। बच्चों, प्राचीन समय में ये बहुत संकीर्ण परिभाषा थी, संकीर्ण अर्थ को स्पष्ट कर रहा था, लेकिन बाद में भूगोल को और भूगोल का और विस्तार हुआ, विशेष क्षेत्र बढ़ते गए और इसकी परिभाषाएं और इसका अर्थ अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से बताया जाने लगा। बच्चों, भूगोल सिर्फ हमारे देश में भूगोल इस विषय को कहा जाता है और अदर देशों में इसे जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। GEOGRAPHY इसे पूरे विश्व में जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है और जियोग्राफी के रूप में पढ़ा जाता है। इसी भूगोल को जो हम अपने देश में भूगोल के नाम से जानते हैं, इसे पूरे विश्व में जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। जियोग्राफी शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी के विषय में वर्णन करने वाले विषय को हम भूगोल कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एरिस्टोस्थेनीज ने किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, जियोग्राफिया, एक ग्रंथ भी लिखा था। और बच्चों, इसी कारण से इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। बच्चों, भूगोल का सिर्फ जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफी मीन्स वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी के विषय में वर्णन करने वाले विषय को हम भूगोल कहते हैं। ये अर्थ भी बहुत संकीर्ण है, बहुत कम चीज़ों को स्पष्ट करता है। बाद में विद्वानों ने इसको और इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी, जिसमें स्ट्रैबो ने कहा, भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के विषय में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। अर्थात स्थल पे रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे और जल में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों के विषय में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षण से मतलब है कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियों के विषय में भी ज्ञान कराता है। तो स्ट्रैबो की परिभाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, बहुत ईस्वी पूर्व शायद ये परिभाषा कही गई थी। बाद में टालमी ने भी एक परिभाषा दिया जिसे पूरा यूनिवर्सल, पूरा विश्व जानता है। आज हमारा पूरा विश्व जानता है। इस परिभाषा को शायद ही कोई अध्यापक हो जो न जानता हो। भूगोल वह अभयमय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। उस समय यह परिभाषा किस परिप्रेक्ष्य में कही गई, शायद इसका अनुमान लगाना आज के समय में कठिन है, लेकिन वर्तमान समय में पृथ्वी की समस्त घटनाओं को सैटेलाइट के द्वारा, हमारे यहाँ जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, उनसे हम पृथ्वी पर होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन करते हैं। चाहे वो आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे वर्षा हो, जलवायु से संबंधित कोई परिवर्तन हो, प्लेटों में खिसकाव हो, सुनामी वगैरह, सारी चीज़ों की जानकारी हमें सैटेलाइट अंतरिक्ष से देता है। अर्थात पृथ्वी की झलक
पृथ्वी की झलक स्वर्ग से देख रहा है। तो ये भी एक परिभाषा समय के अनुसार, उस समय तो शायद उतना सार्थक नहीं था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही सार्थक परिभाषा कह सकते हैं भूगोल के लिए। बच्चों, भूगोल की परिभाषाओं को देते हुए हैटनर ने लिखा है, भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। क्षेत्रवर्णी से मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन, किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन। क्षेत्र विशेष का अध्ययन से मतलब है कि हर देश अपने देश का एक भूगोल पढ़ते हैं। जैसे भारत है, भारत में भारत का भूगोल, चीन में चीन का भूगोल, रूस में रूस का भूगोल, अमेरिका में अमेरिका, जर्मनी में जर्मनी, ब्रिटेन का भूगोल। हर देश अपना एक अलग भूगोल पढ़ते हैं। बच्चों, इससे पता चलता है क्षेत्र वर्णी भूगोल भी है। और हैटनर की परिभाषा आज सारे देशवासी, सारे देश, चाहे वो विश्व का कोई भी देश हो, सब लोग एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन भी भूगोल के रूप में करते हैं, इसलिए इसको क्षेत्रवर्णी भूगोल भी कहा जाता है। बच्चों, हम आज बीए प्रथम वर्ष में आज को भौतिक भूगोल पढ़ाएंगे। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल की परिभाषा करते हुए डॉक्टर सविन सिंह ने लिखा है, भौतिक भूगोल वह भौतिक विज्ञान है, पृथ्वी का वह भौतिक विज्ञान है जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, हिममंडल का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है, वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है, जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है और हिममंडल का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल में हम इन विषयों का अध्ययन करते हैं। ये भौतिक भूगोल आया कहाँ से, सबसे पहले हमें इसके विषय में भी जान लेना चाहिए। बच्चों, ये भूगोल की ही एक शाखा है। अगर हम भूगोल को एक वृक्ष मान लें, भूगोल रूपी एक वृक्ष को माने, तो उसकी एक प्रमुख शाखा, दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा मानव भूगोल, दूसरी शाखा भौतिक भूगोल, और ये भूगोल रूपी वृक्ष जिसको आप विश्व में जियोग्राफी के नाम से जानते हैं, इसकी दो प्रमुख शाखाएं, एक तो मानव भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल। बाद में इनकी और कुछ शाखाओं का इनका विकास हुआ, जिसमें जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और हिममंडल। हाँ, मानव भूगोल की भी मानव भूगोल का उत्तरोत्तर विकास हुआ और इसकी भी बहुत सारी शाखाएं विकसित हुई, जिसमें जैसे जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आदिवासी भूगोल, यातायात भूगोल, आदि।
ये भूगोल रूपी वृक्ष में की दो प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आप बीए प्रथम वर्ष में भौतिक भूगोल को भी पढ़ेंगे और मानव भूगोल को भी पढ़ेंगे। दो प्रमुख शाखाएं हैं भूगोल की, दो प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आपका बीए प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर है जिसे हम पढ़ाएंगे, और इसमें आपको पढ़ना है जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और हिममंडल। मानव भूगोल में आप जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, राजनीतिक भूगोल पढ़ेंगे, आदिवासी भूगोल पढ़ेंगे, यातायात भूगोल पढ़ेंगे और बहुत सारी शाखाएं हैं मानव भूगोल को, जो आपको बीए प्रथम वर्ष में ही पढ़ाया जाएगा। ये दो प्रश्न पत्र, ये प्रथम प्रश्न पत्र और ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपको बीए प्रथम वर्ष में पढ़ना है। बच्चों, हम आपको भौतिक भूगोल पढ़ाएंगे और भौतिक भूगोल में इसके 4-5 खंड हैं। जलमंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जैवमंडल है और हिममंडल है। बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल को जानेंगे। भौतिक भूगोल के जनक पेरिडोनियस को माना जाता है और मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। बच्चों, भौतिक भूगोल को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये बता देना आवश्यक है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो इस पर किस किस प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ सबसे पहले हम स्थल मंडल को पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में, और हम ये जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ किन किन स्थल रूपों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो इस पर वायुमंडलीय क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं हुई, तो इस पर बहुत सारा भाग इसका जल से आवृत हो गया। जो जल से ढका हुआ ठोस भाग था उसको महासागरीय बेसिन कहा गया, और इस जल से ऊपर उठा हुआ भाग उसको स्थल मंडल कहा गया। स्थल मंडल दो प्रकार के रूपों का निर्माण। प्राथमिक स्थल रूपों में दो प्रकार के स्थल रूप बने। पहला स्थल रूप स्थल मंडल और दूसरा महासागरीय बेसिन। तो महासागरीय बेसिन से मतलब है कि महासागरों का जल जिस ठोस भाग पर स्थित हुआ वो भाग, और जो महासागरों से ऊपर उठा हुआ भाग था वो भाग। दोनों भागों का पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ पहले प्राथमिक स्थल रूपों का निर्माण इन्हीं दोनों रूपों में हुआ। इस पर किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट नहीं था, कहीं पर कोई उभार नहीं था। जो महासागर से ऊपर वाला बेसिन से ऊपर वाला भाग था वह समतल सपाट मैदान जैसा था, और जो महासागरों के नीचे वाला भाग था वो उस पर पानी गिरा हुआ था। उसके नीचे भी उसकी आकृतियों में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं थी, मतलब कोई भाग ऊपर नीचे नहीं था। लेकिन पृथ्वी के अंदर बहुत सारी उदग्र गतियाँ, बहुत सारे बल हमेशा कार्यरत रहते हैं, जिनके कारण से इनमें विस्फोट आना शुरू हो गया। कुछ भाग ऊपर उठने लगे, कुछ भाग ऊपर उठा, कुछ भाग नीचे धंस गया और कुछ भाग पठारों की आकृति ले लिया और कुछ भाग मैदान बनते रह गए। मतलब द्वितीयक स्थल रूपों में पर्वतों का निर्माण हुआ, झीलों का निर्माण हुआ, पठारों का निर्माण हुआ और मैदानों का निर्माण हुआ स्थलीय भागों पर। और तृतीयक स्थल रूपों में जब ये विषमताएं उत्पन्न हो गई पृथ्वी पर, तो इनको दूर करने के लिए बहुत सारे अपर्दन के कारक सक्रिय हुए, और इस विषमताओं को दूर करने के लिए वो सतत प्रयासरत हो गए, जिसमें नदी, भूमिगत जल, पवन और समुद्री जल जैसे बहुत सारे अपर्दन के कारक सक्रिय हुए और इन विषमताओं को दूर करना प्रारंभ कर दिया। बच्चों, ये द्वितीयक स्थल रूप थे, और जो अपर्दन के कारक
सक्रिय हुए, उनको काट कर उन स्थल रूपों को, जैसे पर्वतों को काट कर नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो इनको काटना प्रारंभ कर दिया। काट के नीचे जो झील वाले भाग थे, कोई मैदानी भाग था, उन पर निक्षेपण करना शुरू कर दिया। मतलब इनको फिर इनको समतल संस्थापक बल कहा जाता है और ये सतत सक्रिय हुए। इनके द्वारा जो स्थल रूपों का निर्माण हुआ उनको हम तृतीयक स्थल रूपों में जानते हैं, चाहे वो वी आकार की घाटी हो, चाहे यू आकार की घाटी हो, चाहे वो बरखान हो, चाहे वो स्टेक्टोटाइट हो, स्टेक्टोमाइट हो, चाहे जो भी स्थलाकृतियाँ हो, चाहे समुद्री स्ट्रैक हो, कोई भी स्थलाकृति जो अपर्दन के द्वारा निर्मित हुई वो तृतीयक स्थल रूपों के रूप में हम जानते हैं। बच्चों, भौतिक भूगोल के प्रारंभ में ईस्वी पूर्व तक भौतिक भूगोल का सतत विकास होता रहा। विद्वानों द्वारा उसमें खोजें की गई, तमाम चीज़ों को समावेश करता गया भूगोल अपने साथ। लेकिन एक शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, पहली शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो युग था उसको अंधकार युग कहते हैं। अंधकार युग से मतलब ये नहीं था कि सूरज नहीं निकलता था। अंधकार युग से मतलब ये है कि इस समय धार्मिक कट्टरवाद अपने चरम पे था, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई हो। इनके धर्मों में जो भी चीज़ें लिखी गई थी उनको अक्षरशः पालन करने के लिए विवश किया जाता था विद्वानों को, और जो भी रिसर्च आते थे उनको धर्म के खिलाफ माना जाता था और वो चीज़ें वहीं पर दबी रह गई। 1 ईस्वी से लेकर 14 ईस्वी तक किसी प्रकार का कोई रिसर्च भूगोल में नहीं पनप पाया। इसलिए इस काल को मतलब पहली शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का काल जो है उसको अंधकार युग के नाम से जाना जाता है भूगोल में। उसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद फिर से भूगोल में विद्वानों द्वारा विचार और अनुसंधान शुरू हुए। कुछ विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं शुरू कर दिया, और पहले परिकल्पना ऐसी थी जिसको प्रलयवाद के रूप में जाना जाता है, आकस्मिकवाद या प्रलयवाद के रूप में जाना जाता है। प्रलयवाद क्यों कहा जाता है? पृथ्वी की उत्पत्ति बहुत कम समय में आकी गई और उसकी आयु बहुत कम आकी गई, और ये कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति इतने सालों में हुई और इतने सालों में ये विनष्ट हो जाएगी। मतलब बहुत कम समय निर्धारित किया गया, जिसके कारण से इस विचारधारा को प्रलयवाद के नाम से जाना जाता है भूगोल में। इस विचारधारा के खिलाफ बाद में 1785 में जेम्स हटन नामक विद्वान ने अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत की, एकरूपतावाद की विचारधारा। एकरूपतावाद का विचारधारा जेम्स हटन द्वारा 1785 में सर्वप्रथम ये बताया गया कि न आदि का पता है न अंत का भविष्य। वर्तमान समय में जो भूगर्भिक क्रियाएं कार्यरत हैं वह समस्त भूगर्भिक इतिहास में भी कार्यरत थी, बस उनकी तीव्रता में अंतर था। वर्तमान भूत की कुंजी है। इनके 3 स्टेटमेंट जो इतने महत्वपूर्ण हैं, इनको मॉडल जूलॉजी का आधारभूत सिद्धांत भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट हर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि वर्तमान भूत की कुंजी किसने कहा था, न आदि का पता है न अंत का भविष्य है, ये किसने कहा। वर्तमान समय में जो भूगर्भिक क्रियाएं कार्यरत हैं वो समस्त भूगर्भिक इतिहास में भी कार्यरत रहीं, बस उनकी तीव्रता में अंतर था। ये 4-5 लाइन समस्त परीक्षाओं में, चाहे जो भी परीक्षाएं हो, स्तरीय परीक्षाएं हो, पीजीटी, टीजीटी, नेट, पीसीएस, सभी परीक्षाओं में ये जेम्स हटन की ये 3-4 लाइन जो इनके स्टेटमेंट है वो पूछे जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग भी इसको ध्यान में रखेंगे। बीए प्रथम वर्ष में भी कई बार पूछा जा चुका है कि वर्तमान भूत की कुंजी है
ना आदि का पता है ना अंत का भविष्य है। जो भूगर्भिक क्रियाएं आज कार्यरत हैं वो भविष्य में भी कार्यरत होंगी। बस भूगर्भिक इतिहास में भी कार्यरत थी, परंतु उनकी तीव्रता में अंतर था। ये सारी घटनाएं एक रूपतावाद के रूप में जाना जाता है जेम्स हटन द्वारा। मतलब न आदि का पता है न अंत का भविष्य। जो पहले प्रलयवादी ये कहा करते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और कब खत्म हो जाएगा, ये इस विचारधारा से वो विचारधारा समाप्त हो गई। मतलब न आदि का पता, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई इसका भी पता नहीं है, न अंत का कोई भविष्य है, और वो कब अंत हो जाएगा, पृथ्वी का अंत कब होगा इसका भी किसी को पता नहीं है। वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान समय में जो भी क्रियाएं, भूगर्भिक क्रियाएं हलचल चल रहे हैं वो भविष्य में होने वाली क्रियाओं के लिए एक कुंजी की तरह काम करेंगी। हम उनको वर्तमान समय में जो भी घटनाएं भूगर्भिक हैं उससे हम भूत में हुई घटनाओं को हम आसानी से जान सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक वर्तमान भूत की कुंजी है एक स्टेटमेंट और दिया। बच्चों, जो भूगर्भिक पराक्रम आज कार्यरत हैं वो समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे। मतलब अगर पर्वतों का निर्माण आज हो रहा है तो बीते हुए दिनों में भी हुआ होगा। अगर भूकंप आज आ रहे हैं तो बीते हुए दिनों में भी हुआ होगा। और अगर प्लेटों का खिसकाव हो रहा है आज तो इतिहास में भी हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है इनकी तीव्रता में अंतर हो सकता है कि ये पहले की तरह उतनी गति से काम ना कर रही हों। जो पर्वत बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहे थे वो क्रियाएं अब बहुत धीरे धीरे हो रही हों या बहुत तेज़ी से हो रही हों। इनकी तीव्रता में अंतर हो सकता है, लेकिन ये क्रियाएं सतत चल रही थी पहले से। तो बच्चों, हम आज आपको थोड़ी सी जानकारी भौतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के रूप में हम दे पाए। बच्चों, हम आपको इनकी समस्त शाखाओं में सबसे पहले स्थल मंडल को बताएंगे। पृथ्वी का जो ऊपरी स्वरूप है, पृथ्वी में दो प्रकार के स्वरूप हैं। एक तो ऊपर जो हमें दिखाई देता है और दूसरा जो हमें नहीं दिखाई देता। ऊपर जो दिखाई देता है बाह्य स्वरूप, जैसे पर्वत, पठार, बड़े बड़े पठार हमें दिखाई देते हैं, झील दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी झीलें हम देख सकते हैं ऊपर आसानी से। नदियों को हम देख सकते हैं प्रवाहित होते हुए, इसी भाग पर हम नदियों को देख सकते हैं। हाँ, और बहुत सारी स्थलाकृतियों को हम आसानी से जो बाह्य रूपों पे हैं उनको हम देख सकते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या पृथ्वी के अंदर भी वही चीज़ें जो ऊपर हैं क्या अंदर हैं, इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। आज हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ाएंगे और पृथ्वी बच्चों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ाएंगे। मानव को आपने देखा होगा, आदमी है, उसके पास नाक होता है, बाल होते हैं, आँख होता है, ठीक, और मुंह का ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, हाथ पैर को आप देख पाते हैं आदमी के, ठीक है। उसके और अंगों को, जो ऊपर के अंग हैं उसको हम आसानी से देख पाते हैं मानव के। लेकिन इसके मानव के अंदर भी बहुत सारे अंग हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें डॉक्टर या वैज्ञानिकों से मदद लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम मानव के अंदर आहार तंत्र का अगर हम देखें, आहार तंत्र को देखें, मानव के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्न्याशय और लीवर फंक्शन को देख सकते हैं। ये है मानव की इंटरनल अंग, जिसे हम तभी देख पाएंगे जब मानव को हम फाड़ते हैं, तब हम मानव के अंदर का पोर्शन देख पाते हैं।
मतलब आहार तंत्र, ये आहार तंत्र है। आहार तंत्र में आदमी जब खाना खाता है इसमें अमाशय में आता है, अमाशय से ग्रहणी में, ग्रहणी से छोटी आंत, बड़ी आंत। ये भाग हमें तब दिखाई देता है जब मानव को फाड़ा जाता है या ऑपरेशन करके हम लोग देखते हैं। लेकिन पृथ्वी को हम फाड़ नहीं सकते, पृथ्वी को हम फाड़ नहीं सकते। पृथ्वी इतनी बड़ी है और इसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पारदर्शी नहीं है कि हम बाहर से शीशे की तरह अंदर तक की चीज़ों को देख पाएँ। पृथ्वी के अंदर कोई होल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हर 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और एक गहराई ऐसी मिल जाएगी जहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई यंत्र काम नहीं करेंगे। बच्चों, इसके लिए हमें पृथ्वी के कुछ प्राकृतिक, कुछ अप्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोत, पहले हम प्राकृतिक स्रोतों को देखते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में हमें 2 प्रकार के स्रोत मिलते हैं, ज्वालामुखी, दूसरा भूकंप। बच्चों, ज्वालामुखी, भूकंप 2 ऐसे स्रोत हैं जो प्राकृतिक ढंग से हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग इन्हीं को देख लेते हैं। हाँ, अप्राकृतिक स्रोत भी हैं हमारे पास। अप्राकृतिक स्रोतों में पहला ताप, दूसरा दाब, तीसरा घनत्व। और चौथा स्रोत हमारे पास, तीसरा स्रोत, मुख्य स्रोत पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक स्रोतों पर नज़र रखते हैं कि पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक स्रोतों से हम कैसे जान पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर अभ्यंतर में क्या क्या चीज़ें हैं। अप्राकृतिक स्रोतों में पहला आपने पढ़ा था ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसके मुख से लावा बाहर आता है और उसका टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और वो पिघली हुई अवस्था में काफ़ी दूर तक फैलता है। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है और पिघली हुई अवस्था में। तो ज्वालामुखी से हमें ये पता चलता है पृथ्वी के अभ्यंतर में बहुत गर्मी है और वो पिघली हुई लिक्विड अवस्था में है, प्लास्टिक की अवस्था में कह सकते हैं, पिघला हुआ प्लास्टिक की तरह अंदर से, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, मैग्मा की अवस्था में है पृथ्वी। हाँ, ज्वालामुखी ये प्रथम स्रोत था प्राकृतिक स्रोतों में, पहला ज्वालामुखी। दूसरा भूकंप, जो सबसे प्रामाणिक और सबसे मान्य स्रोत, जिसको हम भूकंप कहते हैं। भूकंप को जानने से पहले इसका अर्थ आप जान लें। भू माने पृथ्वी, कंप माने कंपन करना, मतलब किसी भी कारण से जब पृथ्वी के अंदर कंपन की स्थिति पैदा होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, जब किसी कारण से पृथ्वी के अंदर कंपन की स्थिति पैदा होती है, इसको तो भूकंप कहते हैं। बच्चों, भूकंप आने से पहले हमारे पास एक यंत्र होता है, वो हमें ये बताता है भूकंप आने के बाद उसमें तीव्रता क्या है। उसमें 2 प्रकार के 2 स्केल होते हैं। स्केल आपने देखा होगा जो हम बच्चों को यूज करते हैं, उसमें एक तरफ सेंटीमीटर होता है, दूसरी तरफ इंच होता है। बच्चों, उसी प्रकार से भूकंप को नापने के लिए जो यंत्र हमारे पास सिस्मोग्राफ है, उसमें 2 प्रकार के स्केल हैं।
पहला स्केल रिएक्टर स्केल, दूसरा मार्केली स्केल। रिएक्टर स्केल पूरे ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला स्केल है, हम इसी को जानेंगे। इसमें रिएक्टर स्केल पर 0 से लेकर 10 तक अंक होते हैं और मार्केली स्केल पर 0 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। बच्चों, ये सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पर इस स्केल पर भूकंप की तीव्रता को हम देखते हैं 0 से लेकर 10 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 तक अंक होते हैं। प्रत्येक अंक अपने दूसरे अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता बताता है। मतलब अगर एक पर रिएक्टर स्केल पर 1 पर भूकंप आया है तो इसका 10 गुना 2 पर, 2 से 10 गुना 3 पर, 3 से 10 गुना 4 पर और 4 से 10 गुना 5 पर। इस तरह से हर अंक अपने दूसरे अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता प्रकट करता है रिएक्टर स्केल पर सिस्मोग्राफ में। तो बच्चों, रिएक्टर स्केल पर अक्सर आपने सुना होगा कि 6.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। 6.5 का मतलब रिएक्टर स्केल पर 6.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया हुआ है, ठीक है। और इस स्केल पर भूकंप जनित लहरों का अध्ययन किया जाता है। लहरों का अध्ययन, भूकंप जनित लहरें कौन कौन सी हैं? P, S और L। P माने होता है प्राथमिक या प्राइमरी वेव्स। इस पहले सर्वप्रथम भूकंप जहाँ से प्रारंभ होता है, जिस स्थान पे भूकंप प्रारंभ होता है उसको भूकंप का मूल कहते हैं, या इसको इंग्लिश में फोकस कहते हैं। भूकंप का फोकस बिंदु, जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है इसको फोकस बिंदु कहते हैं, भूकंप का मूल कहते हैं। और जहाँ पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है जिस बिंदु पर, उसको एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भूकंप का फोकस या भूकंप का मूल किसे कहते हैं। जहाँ पर भूकंप, जिस बिंदु से भूकंप प्रारंभ होता है उसको भूकंप का मूल कहते हैं, और जहाँ पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र या केंद्र कहते हैं। बच्चों, पी तरंगे पृथ्वी के किसी भी भाग से, केंद्र से और ठोस द्रव किसी भी भाग से ये जा सकती हैं और हर स्थान पर ये पहुँच। इनकी तीव्रता बहुत होती है, इनकी आवृत्ति बहुत होती है, इनकी आवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगों की तरह ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। पृथ्वी के केंद्र से किसी भी भाग तक आसानी से पहुंच जाती हैं, इनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है और इनको प्राथमिक लहरें कहते हैं। और सबसे पहले इसी वेव्स का प्रारंभ होता है। द्वितीयक वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, जिसको हम यस के नाम से जानते हैं, इसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये लहरें प्रकाश तरंग की तरह ऊपर नीचे होती, इनकी आवृत्ति अपेक्षाकृत इससे कम होती है, इनसे कम इनकी आवृत्ति होती है और ये पी तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं। और दोनों तरंगें पृथ्वी के अंदर ही होती हैं और बाहर कभी धरातल तक ये नहीं पहुंच पाती। ये तरंगें धरातल तक नहीं पहुंचती। इसके बाद लास्ट में सबसे दीर्घ तरंगें उत्पन्न होती हैं और सब धरातली तरंगें ये पृथ्वी के ऊपरी शीर्ष भाग पर आसानी से पहुंच जाती हैं और इनकी तीव्रता कम होती है और इनका लेकिन ये तरंगें सबसे लंबे काफ़ी समय तक रुकती हैं पृथ्वी पर, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा विनाशात्मक होती हैं। ये तरंगें धरातल के ऊपरी छोर पर उत्पन्न होती हैं और काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, तीव्रता इनकी कम होती है और ये सबसे ज़्यादा विनाशात्मक होती है। मतलब पी, उसके बाद यस, उसके बाद यल। ये तरंगें आसानी से हम सिस्मोग्राफ में देख सकते हैं। इनकी खासियत है, पी की खासियत है, ये केंद्र से भी गुजर सकती हैं, ठोस द्रव किसी भी माध्यम में चलती हैं। हाँ, ठोस माध्यम में तीव्रता से चलती हैं, द्रव में थोड़ा विलुप्त हो जाती हैं। पुनः जब इनको ठोस भाग मिलता है तो ये आसानी से इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। लेकिन जो यस तरंगें होती हैं सिर्फ ठोस भागों में चलती हैं, ये द्रव में बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं, चलती ही नहीं। हाँ, धरातली लहरें इनके बाद की लहरें हैं जो इसके बाद चलना प्रारंभ करती हैं और सबसे देर में और सबसे लंबी तरंगें होती हैं। ये
और जिनसे ज़्यादा विनाश होता है पृथ्वी पर। तो इन तरंगों से ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर सिस्मोग्राफ में आप आसानी से देख सकते हैं कि ये तरंगें समस्त भाग में एक जैसी नहीं चलती, कहीं पर ये बड़ी तीव्रता से ऊपर नीचे चलती हैं। जहाँ पर द्रव मिलता है, द्रव अवस्था, वहाँ पर इनकी तीव्रता कम हो जाती हैं और फिर ठोस भागों में फिर तीव्रता से चलने लगती हैं। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अभ्यंतर में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं है, कुछ भाग ठोस है, कुछ भाग द्रव अवस्था में है। तो बच्चों, ये भूकंप विज्ञान भी बताता है कि पृथ्वी के अंदर हर चीज़ ठोस अवस्था में नहीं है, कुछ भाग द्रवित अवस्था में है, कुछ भाग ठोस अवस्था में है। अगर ये ऐसा होता, सारे भाग ठोस होते, कठोर होते, एक घनत्व वाले होते, तो उनमें इनकी तीव्रता एक जैसी होती। लेकिन सिस्मोग्राफ में आप आसानी से देख सकते हैं इनकी तीव्रता अलग अलग, कहीं पर ये तीव्रता से चलती हैं, कहीं पर ये विलुप्त होने वाली स्थिति में होती हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी अभ्यंतर में, पृथ्वी के भीतर हर भाग एक जैसा नहीं है, कहीं पर ठोस है, कहीं पर ये द्रवित अवस्था में है। बच्चों, इसके बाद ये तो प्राकृतिक स्रोत थे। अप्राकृतिक स्रोतों में हमने पढ़ा था ताप, दाब और घनत्व। अप्राकृतिक स्रोत अप्राकृतिक स्रोत में प्रमुख रूप से पहला दाब, दूसरा घनत्व और तीसरा ताप। दाब, आप लोग जानते होंगे किसी चीज़ पर प्रेशर बढ़ेगा। अगर पृथ्वी की ऊपरी परत पर प्रेशर बढ़ा, क्योंकि बहुत सारी परतों से मिलकर बना है ये, पृथ्वी के ऊपर इन परतों का दबाव बनता है। दबाव बनने के कारण से नीचे की तरफ घनत्व बढ़ने लगता है और घनत्व और दाब दोनों बढ़ने से ताप भी बढ़ने लगता है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जाने पर दाब बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा और ताप भी बढ़ेगा। इसीलिए पृथ्वी के ऊपर से अगर हम हर नीचे की तरफ जाएंगे तो हर 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। लेकिन दाब किसी भी वस्तु पर, विज्ञान ये भी कहता है, किसी चीज़ पर दाब बढ़ने की भी एक सीमा होती है और उसका घनत्व भी बढ़ने की एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद ना दाब बढ़ सकता है ना ही घनत्व बढ़ सकता है। हाँ, ये इसी कारण से लगभग 1000 किलोमीटर तक तो तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसके बाद बढ़ने की दर कम हो जाती है और पृथ्वी के केंद्र तक लगभग 4500 सेंटीग्रेड तापमान ही बढ़ पाता है। बच्चों, ताप, दाब, घनत्व, इससे भी हमें पता चलता है पृथ्वी की औसत घनत्व। आपको बता दें, औसत घनत्व जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है आपसे, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है और पृथ्वी का केंद्र का घनत्व लगभग किताबों में, अलग अलग किताबों में कहीं पर 13, कहीं पर 17, कहीं पर 11 लिखा हुआ है। तो पृथ्वी के केंद्र का घनत्व अधिक होता है, लेकिन पृथ्वी का औसत घनत्व जो आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये 5.5 है। आगे की क्लास, इसके बाद हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। बच्चों, धन्यवाद।